ज्ञान दृष्टि के ऑनलाइन टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर नेट जेआरएफ के भूगोल के पाठ्यक्रम पर आधारित एक खास सीरीज की चर्चा करते हैं। इस सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, जिसके अंतर्गत हम भूगोल के ही पाठ्यक्रम में जो 10 इकाई हमारे पास अवेलेबल हैं, उन 10 इकाइयों में कौन से खास टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन टॉपिक्स पर यहाँ डिटेल से हम चर्चा करते हैं। इस डिस्कशन का मुख्य मकसद ही यही है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं और यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा गया है, फ्रेम किया गया है, तो आप यह महसूस कर पाएं कि आपने उसके बारे में पढ़ा है। यानी ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक का मतलब है कि इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा हम यहाँ कर लें। आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है ढालों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप्स। अब ये महत्वपूर्ण बात कि हम स्लोप का वर्गीकरण क्यों देख रहे हैं, तो देखिए, हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की भूपटपट्टी पर जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों की कुंजी कहा जाता है ढाल को। क्यों? क्योंकि आप स्थलाकृतियों का अनुमान कैसे लगाएंगे? किसी भी स्थलाकृति का यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के साथ साथ यदि आप स्थलाकृति की व्याख्या करना चाहते हैं, तो किसी भी स्थलाकृति के अध्ययन और व्याख्या के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि उस स्थलाकृति का स्लोप या उस स्थलाकृति का ढाल कैसा है, क्योंकि इसी ढाल के आधार पर आप बता पाएंगे कि कौन सी स्थलाकृति पर्वत है, कौन सी पठार है और कौन सी आकृति शामिल है इसमें। ठीक है, क्योंकि समतल जो प्रायद्वीप या समतल मैदान है, उनमें हमने देखा कि प्रायः हम सामान्य रूप से ढाल का अनुमान वहां नहीं लगा पाते, लेकिन जो नदी आप कहें वर्षा जल का प्रवाह है, उस प्रवाह की दिशा और गति के अनुमान पर आप लगा पाएंगे कि उसकी ढाल कैसी है। बात करें कि ढाल स्थलाकृतियों की कुंजी है, तो ढालों का वर्गीकरण इसके तत्वों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि एक आदर्श पर्वतीय जो स्थिति है, एक आदर्श पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें जो स्लोप है वो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक, जिसका ऊपरी हिस्सा, यानी इसके हम ढालों के तत्वों की बात करें तो क्या कहलाता है? उत्तलता। हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। इसका बीच वाला हिस्सा जो कि एकदम तीव्र है जहां की ढाल, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मुक्त पृष्ठ, फ्री सरफेस या फ्री फेस। ठीक, जो तीसरे हिस्सा है जिसे सरल रैखिक के हिस्से के रूप में जाना जाता है, वह हिस्सा कहलाता है सरल रेखात्मकता। सरल रेखात्मकता। ठीक, और चौथा हिस्सा देखिए आप, अवतलनुमा आकृति है, तो इस हिस्से को कहते हैं अवतलता। अवतलता। ठीक, और यदि इसके वर्गीकरण की बात करें कि हमारा जो स्लोप है, हमारे पास जो ढाल मौजूद हैं, इन ढालों का वर्गीकरण हम किन आधारों पर कर सकते हैं? तो सबसे पहले पाया गया कि देखिए, अलग अलग अवस्थाओं में ढालों का निर्माण हो रहा है। यहाँ इसे प्रारंभिक अवस्था कहा गया, इसे प्रौढ़ावस्था कहा गया, इसे वृद्धावस्था कहा गया, या आप मान सकते हैं कि इसे युवावस्था कहा गया, इसे प्रौढ़ावस्था कहा गया और इस स्थिति को वृद्धावस्था कहा गया। तो पाया जा रहा है कि यदि उच्चावच छोटे हैं, मान लीजिए कि उच्चावच निम्न है, कम है, ठीक, तो यहाँ पर ऐसा देखा जाएगा कि छोटा सा उच्चावच है, तो यहाँ पर जो ये मुक्त पृष्ठ है और जो सरल रेखिकता है, ये तो क्या है? अनुपस्थित है, अदृश्य है। हमें उच्चावच यदि निम्न है तो सरल रेखात्मकता और मुक्त पृष्ठ क्या मिल रहे हैं? अदृश्य मिल रहे हैं। लेकिन यदि चट्टानें बड़ी हैं, कठोर हैं और मुलायम हैं, तो बड़ी बड़ी कठोर और मुलायम चट्टानों में आपने देखा कि हमें चारों प्रकार की अवस्थाएं मिलती हैं, खासतौर पर मुक्त पृष्ठ और सरल रेखात्मकता तो जरूर मिलती है। ठीक, तो सभी उच्चावचों को शामिल करना चाहिए वर्गीकरण में, तो क्योंकि यदि हम ढालों का वर्गीकरण ही कर रहे हैं तो वह वर्गीकरण सभी उच्चावचों में मान्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो उच्चावच निम्न है, उनमें ये दो चीजें अनुपस्थित या अदृश्य दिखाई देती हैं। तो फिर पाया गया कि जो हमारे पास ये 4 तत्व मौजूद हैं ढालों के, हम इनके आधार पर वर्गीकरण नहीं कर सकते। फिर सवाल आता है कि फिर किस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि अवस्थाओं के आधार पर भी वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही चीज इसके अंतर्गत शामिल नहीं हो जाती। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग चीजों का निर्माण हो रहा है। युवावस्था में उत्तलता का निर्माण हो रहा है, प्रौढ़ावस्था में मुक्त पृष्ठ देखने को मिल रहा है और अंत में वृद्धावस्था में अवतलता देखने को मिल रही है। तो किस आधार पर वर्गीकरण किया जाए? अब
तो पाया गया कि क्यों ना हम आधार या क्यों ना हम वर्गीकरण के आधार को अलग रूप में देखें। तो ढालों के वर्गीकरण के लिए जो आधार स्वीकार किया गया वे इस स्थलाकृति की जननिक को स्वीकार किया गया, इसके जेनेटिक को स्वीकार किया गया कि क्यों ना इसके जेनेटिक या इसके अनुवांशिक या इस स्थलाकृति के हम उस डेटा को इकट्ठा करें और उसके आधार पर इस स्लोप को हम डिवाइड करें और बांटने के कितने प्रकार के हमारे पास स्लोप हो सकते हैं और कितने प्रकार से स्लोप्स का निर्माण हो सकता है। तो इस आधार पर हमने किस आधार को स्वीकार किया? जननक आधार को स्वीकार किया और इसके साथ साथ गुणात्मक और मात्रात्मक आधार को भी स्वीकार किया। यानी जो ढाल है उनके वर्गीकरण में दो मत स्वीकार किए गए। पहला क्या? पहला स्वीकार किया गया कि क्यों ना जननिक या जेनेटिक आधार पर वर्गीकरण करें, आधार पर वर्गीकरण। और दूसरा स्वीकार किया गया कि क्यों ना गुणात्मक या मात्रात्मक यानी स्लोप के गुणात्मक या मात्रात्मक आधार पर वर्गीकरण करें। तो इन दोनों चीजों को स्लोप के वर्गीकरण के भीतर शामिल कर लिया गया, ठीक, क्योंकि स्लोपों का वर्गीकरण करना जरूरी हो गया था। उस समय भूगोलवेत्ताओं ने पाया कि क्यों ना हमें ऐसा करना चाहिए। भूगर्भ के ज्ञाता जो थे, जो भूवैज्ञानिक आप कह सकते हैं, उन्होंने पाया कि इसका वर्गीकरण जरूरी है। इसके वर्गीकरण में जननिक आधार पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी जननिक आधार पर ढालों के वर्गीकरण के बारे में आज हम जानेंगे। जननिक आधार पर ढालों का वर्गीकरण। अब जननिक आधार पर भी जो ढालों का वर्गीकरण है, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्यों इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है? कि आखिर देखें तो कि उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर कितनी ढाल है या कितने प्रकार की ढाल हो सकती हैं। तो उत्पत्ति की प्रक्रिया, अब ये क्या है? उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, किसी भी स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है तो उसकी आखिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि स्थलाकृति का निर्माण तो अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से हो सकता है। हो सकता है कहीं भू संचलन की स्थिति बनी हुई हो, कंपन हो रहा हो और वहां पर स्थलाकृति का निर्माण हो सकता है अपर्दन की प्रक्रिया के माध्यम से स्थलाकृति का निर्माण हो रहा हो, या हो सकता है कि संरचनात्मक या आप कह सकते हैं निक्षेपण के माध्यम से स्थलाकृति का निर्माण हो रहा हो। तो इन तीनों के आधार पर जो हमारे पास उत्पत्ति की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत भी तीन प्रकार के ढाल शामिल किए गए। और ध्यान रखिएगा कि जो जननिक आधार है, इसमें एक दूसरा प्रकार है, वह है उसका समय काल, या आप कह सकते हैं निर्माण के आधार पर। अब यह निर्माण क्या? तो जैसे हमने शामिल किया कि उत्पत्ति की प्रक्रिया, तो उत्पत्ति किस प्रक्रिया के माध्यम से हुई? दूसरा, निर्माण की अवस्था क्या रही है? निर्माण की अवस्था, यानी इसकी प्राथमिक अवस्था कैसी थी? निर्माण की अवस्था को प्राथमिक अवस्था और द्वितीयक अवस्था में डिवाइड कर दिया गया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जो स्लोप्स का निर्माण हो रहा है, इसके जब हम जननिक वर्गीकरण या जेनेटिक वर्गीकरण या आनुवंशिक वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसमें दो प्रकार की स्लोपों का निर्माण होता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर स्लोप्स, या आप देखें कि किस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से उन ढालों का निर्माण हो रहा है, और दूसरा, निर्माण की अवस्था के आधार पर, निर्माण की अवस्था के आधार पर। तो जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है, उत्पत्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत भी तीन प्रकार की स्लोप है। पहली स्लोप क्या है? कि विवर्तनिकी के माध्यम से, विवर्तनिकी के माध्यम से उत्पन्न ढाल। दूसरी है अपर्दन के माध्यम से, अपर्दनात्मक ढाल। और तीसरी है संचयन के माध्यम से, संचयनात्मक, या आप इसे कह सकते हैं निक्षेपात्मक ढाल। अब आज हमें किस बारे में चर्चा करना है? आज हमें जननिक आधार पर ढालों की वर्गीकरण को देखना है। यानी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर ढाल कितने प्रकार की होती है, ठीक। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर ढाल तीन प्रकार की होती है, और सबसे पहला टाइप है क्या? विवर्तनिकी के आधार पर, या विवर्तनिकी ढाल। विवर्तनिकी ढाल, टेक्टोनिक स्लोप कहा जाता है इसे, ठीक है। टेक्टोनिक स्लोप, ध्यान रखें, टेक्टोनिक स्लोप। टेक्टोनिक स्लोप के बारे में जब पूछा जाए तो हमने अभी इसके बारे में चर्चा किया था। पिछले हमारे वीडियो में हमने
कि जब भू संचलन की क्रिया होती है या भू संचलन या कोई भूगर्भिक घटना घटित होती है तो भूगर्भिक घटना की वजह से कंपन उत्पन्न होता है और कंपन के माध्यम से पृथ्वी की ऊपरी परत पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो जब भी विवर्तनिकी के बारे में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि सतह पर जो भूकंप के माध्यम से या किसी अन्य विवर्तनिकी के माध्यम से भ्रंशन होता है और भ्रंशन के साथ साथ जो नमन होता है या तो स्थलाकृति ऊपर उठती है या नीचे की ओर, इनकी वजह से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो इसे ही इसके भीतर बनने वाले स्लोप्स को ही विवर्तनिकी ढाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हमने जाना विवर्तनिकी ढाल के बारे में। अब यदि आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो इसका एग्जाम्पल है कगार ढाल। ठीक, यह इसका क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। यदि कगार ढाल इंग्लिश में लिख कर आती है, इसे स्कार्प स्लोप कहते हैं, ध्यान रखें, स्कार्प स्लोप। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात, दूसरा प्रकार क्या है, अपरदनात्मक ढाल, इरोजनल स्लोप। अब यह अपरदनात्मक या इरोजनल स्लोप क्या है? इरोजनल स्लोप का मतलब होता है कि ध्यान रखिएगा उस स्लोप की बात की जा रही है जहां पर अपरदन के जो विभिन्न कारक हैं उनके माध्यम से, नदियों के माध्यम से, हिमनदों के माध्यम से क्या हो रहा है, जो अवसाद हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हैं और इस प्रक्रिया में जिस प्रकार के स्लोप का निर्माण होता है उन्हें अपरदनात्मक ढाल या इरोजनल स्लोप कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपरदन की प्रक्रिया के माध्यम से स्लोप्स का निर्माण होता है और अपरदन की प्रक्रिया में जो पहली अवस्था है वह है युवावस्था, क्योंकि पहाड़ी पर्वतों में मान लीजिए अपरदन हो रहा है, फिर आएगी प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। ये 3 प्रकार है अपरदन की प्रक्रिया के बाद जो स्लोप्स का निर्माण होता है। ठीक, तो जो युवावस्था में स्लोप बन रही है उसे कहते हैं उत्तल ढाल, उत्तल या उत्तलता, उत्तल ढाल, उत्तलता। ठीक, प्रौढ़ावस्था में लंबवत ढालों का निर्माण होता है। लंबवत यानी क्या, लंबवत यानी जो हमने मुक्त पृष्ठ के बारे में पढ़ा वह लंबवत ढाल का एग्जाम्पल है, तीव्र ढाल उसे ही कहते हैं। ठीक, वृद्धावस्था में अवतलता या अवतल ढाल का निर्माण होता है। ठीक, उत्तल यानी कैसी ढाल, कुछ इस तरीके से। ठीक, प्रौढ़ावस्था यानी कुछ ऐसे लंबवत ढाल और वृद्धावस्था यानी अवतल ढाल। ठीक, तो अपरदन की प्रक्रिया से इन 3 प्रकारों की स्लोप या ढाल का निर्माण होता है। अब अपरदन ढाल का यदि कोई एग्जाम्पल पूछे तो ध्यान रखिए, यदि नदियों के माध्यम से अवसाद बहा कर ले जाया जा रहा है तो वहां पर जलोढ़ पंख का क्या होगा, अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक, अब यदि पूछा जाए कि तीसरा प्रकार कौन सा है उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, तो वह है संचयनात्मक ढाल, एक्यूमिनेशनल स्लोप या निक्षेपण ढाल। अब यह क्या है, तो जो अपरदन के कारक हैं जैसे हिम, वायु, इनके माध्यम से अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर जहां जमा हो जाते हैं और फिर जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसमें कैसी स्लोप है, उसमें कैसी ढाल है, उस ढाल को कहा जाता है संचयनात्मक ढाल या निक्षेपण वाली ढाल। तो इसमें क्या है, इसमें अवसादों का निक्षेपण या संचयन शामिल है। इसमें क्या हो रहा है, अवसादों का निक्षेपण और संचयन शामिल है। अवसादों का निक्षेपण और संचयन ये शामिल हो गया। तो इसके माध्यम से निर्मित ढाल को क्या कहा गया, एक्यूमिनेशन, स्लोप ऑफ एक्यूमिलेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात कि इसका एग्जाम्पल क्या है, वायु द्वारा यदि हो रहा है तो बालू का स्तूप का निर्माण होगा, ध्यान रखिएगा। और यदि नदियों के द्वारा बहाए गए अवसादों से निर्माण हो रहा है तो उसे जलोढ़ पंख कहा जाएगा, जलोढ़ पंख। ठीक है, तो इस तरीके से उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर निर्माण हुआ। विवर्तनिकी यदि के माध्यम से उत्पत्ति हो रही है तो विवर्तनिकी ढाल, अपरदन के माध्यम से हो रही है तो अपरदनात्मक ढाल, और यदि निक्षेपण के माध्यम से हो रही है तो संयोजनात्मक या संरचनात्मक, या क्योंकि संचयन हो रहा है तो इसे आप संचयनात्मक कहिएगा और निक्षेपण ढाल इसे कहा जाता है। ठीक,
अब यदि पूछा जाए कि जो हमारे पास अवस्था थी, निर्माण की अवस्था भी हमने देखा था, इसके दूसरे प्रकार में क्या शामिल है, निर्माण की अवस्था के आधार पर ढाल। तो निर्माण की अवस्था के आधार पर हमारे पास दो प्रकार की ढालें हैं, वह क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक ढालें हैं। ठीक, तो यदि निर्माण की अवस्था पर ढाल पूछा जा रहा है तो निर्माण की अवस्था पर दो ढालें हैं। पहली क्या है, प्राथमिक अवस्था, प्राथमिक अवस्था ढाल या प्राथमिक अवस्था के द्वारा निर्मित ढाल, और दूसरी है द्वितीयक अवस्था ढाल या द्वितीयक अवस्था के द्वारा निर्मित ढाल या द्वितीयक अवस्था में निर्मित ढाल। ठीक है, अब यह क्या है, तो ध्यान रखें, जो विवर्तनिकी के माध्यम से ढालों का निर्माण हो रहा है और जो अपरदन के माध्यम से ढालों का निर्माण हो रहा है, ये दोनों ढालें प्राथमिक अवस्था ढाल के अंतर्गत शामिल की जाती है। यानी विवर्तनिकी यानी बिल्कुल शुरुआत हो रही है, भ्रंशन हुआ, नमन हुआ, ठीक है, भ्रंशन, नमन, इनके माध्यम से जो ढालों का निर्माण हो रहा है, और अपरदन के माध्यम से जो ढालों का निर्माण हो रहा है, ये दोनों ढालें किसके अंतर्गत आएंगी, प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत निर्मित ढालों के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब यह बात कि नदियों के माध्यम से हुआ, यदि अपरदन नदियों के माध्यम से हो रहा है तो किस प्रकार की आकृति का निर्माण होगा, वही आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, वही आकार की घाटी के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि इसमें गार्ज का भी निर्माण होता है, कैनियन का भी निर्माण होता है, इसके अलावा जलप्रपात आदि का निर्माण होता है। तो वी आकार की घाटी, गार्ज, जलप्रपात आदि का निर्माण होता है। तो प्राथमिक अवस्था वाले जो ढाल हैं इसके अंतर्गत यही ढालें शामिल की जाती है। यानी ध्यान रखें कि इसके अंतर्गत क्या शामिल किया जा रहा है, खड़ी ढालें, प्राथमिक अवस्था में खड़ी ढालें शामिल की गई, क्योंकि नदियों के माध्यम से आपने क्या देखा, वी आकार की घाटी, गार्ज का निर्माण हुआ, और यदि हिमनदों के माध्यम से होगा, हिमनदों के माध्यम से यदि अपरदन हो रहा है तो यू आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यू आकार की घाटी के निर्माण की बात यदि बात करें तो ये भी क्या है, एक प्रकार की खड़ी ढालें हैं। यानी किस प्रकार की ढालों का निर्माण हो रहा है प्राथमिक अवस्था में, खड़ी ढालों का, वी आकार की घाटी का, गार्ज का, जलप्रपात का, और हिमनदों के माध्यम से यू आकार की घाटी का, तरंगी यदि सागरी तरंगे हैं तो भृगु का निर्माण हो रहा है। तो जो खड़ी ढालें हैं वे प्राथमिक अवस्था की ढालों में शामिल हो जाती हैं। यदि बात करें द्वितीयक अवस्था की ढालों के बारे में तो ध्यान रखिएगा, जो प्राथमिक अवस्था में ढालों का निर्माण हो गया, यानी प्राथमिक अवस्था की ढालों के ऊपर, प्राथमिक अवस्था की ढाल, अब इन्हीं ढालों के ऊपर जिन ढालों का निर्माण होगा उन्हें ही क्या कहा जाएगा, द्वितीयक अवस्था की ढालें कहा जाएगा। खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यदि प्राथमिक अवस्था में ढालों का निर्माण हो गया है तो अब कैसे होगा, तो या तो इसके ऊपर अपक्षय होगा, अपक्षय होगा, है ना, या तो इन्हीं ढालों में आगे क्या होगा, अपक्षय होगा, या तो इन्हीं ढालों में आगे अपरदन होगा। तो जब इनके माध्यम से ये जो स्लोप है हमारे पास ये और गौण हो जाएंगे, और गौण हो जाएंगे, तो इस प्रकार निर्मित ढालों को द्वितीयक अवस्था में निर्मित ढालें कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, द्वितीयक अवस्था में निर्मित ढाल। यही जो छोटी छोटी गौण ढाल या उप ढाल इन्हें हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, यही क्या कहलाएंगी, द्वितीयक अवस्था में निर्मित ढाल कहलाएंगी। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, टॉलस शंकु, टॉलस शंकु इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमने क्या पाया कि जननिक आधार पर, जेनेटिक आधार पर जो स्लोप है हमारे पास वो दो प्रकार के हमने देखे हैं। पहले वे कि उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर कैसे स्लोप है, जिसमें तीन प्रकार हमने देखा, विवर्तनिक, अपरदन और निक्षेपण के माध्यम से, और दूसरा कि आखिर इनकी जो अवस्थाएं हैं उनके आधार पर कितने प्रकार के स्लोप हो सकते हैं, तो हमने उससे दो देखा, प्राथमिक और द्वितीयक। तो हमने इसके बारे में चर्चा की कि जननिक या जेनेटिक या आनुवंशिक आधार पर कितने प्रकार के ढालों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक, तो आज की वीडियो इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे मात्रात्मक स्लोपों के बारे में भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। इंग्लिश में यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर विजिट करिए और इंग्लिश में भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये चैनल बाइलिंगुअल है, यानी इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की वीडियो आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।